हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एमसीक्यू वाला। फ्रेंड्स, आज की सेशन में हम देखेंगे एडुटेरिया पब्लिकेशन में बीएसएससी के लिए सेट नंबर 2 को। इससे पहले हमने एक प्रैक्टिस सेट कंप्लीट करा रखा है, साथ ही साथ हमने खान सर की पुस्तक से लगभग 10 प्रैक्टिस सेट और रुक्मणी पब्लिकेशन यानी कि प्लेटफॉर्म पब्लिकेशन में 24 प्रैक्टिस सेट, जो कि वॉल्यूम 1 में 24 प्रैक्टिस सेट था, वो पूरा कंप्लीट हो चुका है। तो आप लोग जाके सारी वीडियोज़ को देख लीजिएगा। दोनों का प्लेलिस्ट बहुत अच्छे से बना हुआ है, उसमें सारी वीडियोज़ को ऐड किया हुआ है, तो आपको खोजने में कोई भी दिक्कत नहीं होगा। तो प्लेलिस्ट में जाके सारी वीडियोज़ को अच्छे से देख लेना है। आपको अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक ज़रूर किया करिए। इससे क्या है कि हमें मोटिवेशन मिलता है, हमें लगता है कि हमारा पढ़ाना आपके लिए सार्थक हो रहा है। आपको लगता है कि मेरी थोड़ी सी भी हेल्प हो रही है इस वीडियो से, आपको लगता है कि आपकी थोड़ी सी भी हेल्प हो रही है, तो आप लोग प्लीज़ वीडियो को लाइक किया करिए और अपने दोस्तों में भी शेयर किया करिए। और हर एक क्वेश्चंस को ध्यान से सुनना है। क्या है कि उसमें जो एक्स्ट्रा फैक्ट होता है वो आपको एक नए क्वेश्चंस के तौर पे देखने को मिल सकता है, इसलिए सारे क्वेश्चन के फैक्ट को देख के समझना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की सेशन को। और अभी तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि कोई भी वीडियो अपलोड होगी बीएसएससी से रिलेटेड तो इसकी नोटिफिकेशंस आपको मिल जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और ये जो प्रैक्टिस सेट है ये आप देख सकते हैं कि द्वितीय इंटर स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2023 का है। ये प्रैक्टिस सेट एकदम नया प्रैक्टिस सेट है। इसमें कुल 15 प्रैक्टिस सेट है और यह पूर्णतः बीएसएससी के नवीनतम पैटर्न पर आधारित है। तो चलिए देखते हैं आज के सेशन में सेट नंबर 2 को। सेट नंबर 2 में क्वेश्चन नंबर 1 है, फ्यूज का सिद्धांत संबंधित है। तो फ्यूज किस सिद्धांत पे काम करता है? तो ये विद्युत के ऊष्मीय प्रभाव से पे काम करता है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्या होता है कि फ्यूज में जो उपयोग होने वाला तार होता है उसका प्रतिरोध जो होता है यानी कि रेसिस्टिविटी वो उच्च होता है और उसका गलनांक जो होता है वो निम्न होता है। इससे क्या होगा कि वोल्टेज बढ़ने या अधिक विद्युत के प्रभाव होने पर फ्यूज तार तुरंत गलकर विद्युत उपकरणों को नष्ट होने से बचा लेगा। कि फ्यूज का तार अगर गल जाएगा तो विद्युत घर में नहीं मूवमेंट करेगा और हमारा जो उपकरण होता है वो सब बच जाएगा। तो इसलिए फ्यूज के तार का जो सिद्धांत होता है वो विद्युत के ऊष्मीय प्रभाव पर काम करता है और इसमें उच्च प्रतिरोध और निम्न गलनांक वाले तार का प्रयोग करते हैं। तो इसको ध्यान में रखेंगे। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। 2, यदि एक गोलीय दर्पण को किसी द्रव में डुबोया जाता हो तो उसकी फोकस दूरी क्या होगी? तो क्या कह रहा है कि एक गोलीय दर्पण को किसी द्रव में अगर डुबाया जाता है तो उसकी फोकस दूरी क्या होगी? तो वो अपरिवर्तित रह जाएगी। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। फोकस दूरी गोलीय दर्पण का एक गुण होता है, इसलिए फोकस दूरी में कोई भी अंतर नहीं होता, अर्थात द्रव में डुबाने पर यह अपरिवर्तित रह जाती है। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, प्रकाश तरंगों के एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर जो चर यानी वेरिएबल्स प्रभावित होते हैं वे हैं। तो प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में ट्रैवल करती है तो उसमें क्या चेंज होता है? तो वेग और तरंगदैर्घ्य, यही दोनों बस चेंज होता है। इसकी जो आवृत्ति होती है वो चेंज नहीं होती है। इसको ध्यान में रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। एक बार बीपीएससी के एग्जाम में सेम चीज़ पूछा हुआ था और उसमें ऑप्शंस में पहले क्या होता था कि 5 ऑप्शन आता था, मोर देन इनफ और नन ऑफ दीज था, तो उसमें आवृत्ति दिया ही नहीं हुआ था। तो इसलिए आप लोग को ध्यान में रखना है कि जब एक माध्यम से दूसरे में ट्रैवल करती है तो उसका क्या है, वेग और तरंगदैर्घ्य, यही दोनों बदलती है, वेलोसिटी और वेवलेंथ। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। 4, किस बिंदु पर फ़ारेनहाइट तापक्रम सेंटीग्रेड तापक्रम का दोगुना होता है? तो फ़ारेनहाइट तापक्रम सेंटीग्रेड तापक्रम का दोगुना कितने डिग्री सेल्सियस पे होता है? तो ये होता है 160 डिग्री सेल्सियस पे। इसका फॉर्मूला क्या होता है? तापक्रम का सूत्र C-0/100 बराबर F-32/180। यानी कि इसको हम कैसे लिख सकते हैं? तो इसको हम लिख सकते हैं C/5 बराबर F-32/9। तो ये इसका सिंपलेस्ट फॉर्म हो गया। अब यहाँ पे क्या कह रहा है कि F क्या कह रहा है, इसका दोगुना होता है, फ़ारेनहाइट सेल्सियस का दोगुना होता है। तो C/5 बराबर F क्या था, 2C-32/9। अब यहाँ से हमें क्या करना है, इसको सॉल्व कर लेना है। तो इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, तो ये C का मान जो है यहाँ से सॉल्व करने के बाद वो 160 डिग्री सेल्सियस आएगा। तो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। 5, एक हॉर्स पावर में कितने जूल प्रति सेकंड होते हैं? तो एक हॉर्स पावर में 746 जूल पर सेकंड होता है। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। एक वाट में क्या होता है? तो एक वाट में 1 जूल पर सेकंड होता है। तो इसको ध्यान में रखेंगे। 6,
लोलक घड़ियाँ गर्मियों में सुस्त हो जाती है क्योंकि, तो लोलक घड़ी जो है ये गर्मियाँ में क्यों सुस्त हो जाती है, तो लोलक की लंबाई जो है ये बढ़ जाती है। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। लोलक का आवर्तकाल कितना होता है, टी बराबर तो 2π√L/G। तो इसको ध्यान में रखेंगे। तो ये क्या होता है, एल जो है ये इसका लंबाई होता है और जी जो है ये गुरुत्वीय त्वरण होता है। गर्मियों में लोलक की लंबाई बढ़ जाने से उसका आवर्तकाल भी बढ़ जाता है। तो इसको ध्यान में रखेंगे, इसलिए जो है घड़ियाँ सुस्त हो जाती है। 7 अतिचालक का लक्षण है। तो अतिचालक का लक्षण क्या है, तो ये है शून्य पारगम्यता। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अतिचालक का लक्षण है शून्य पारगम्यता। पारगम्यता क्या है, किसी पदार्थ का वह गुण होता है जो चुंबकीय क्षेत्र स्थापित किए जाने में उस पदार्थ द्वारा प्रदर्शित सहायता की मात्रा बताता है। तो इसको ध्यान में रखेंगे, पारगम्यता किसको कहते हैं ये मैंने अभी आपको बताया, इसको आप ध्यान में रखेंगे। 8 निम्नलिखित में कौन आउटपुट डिवाइस नहीं है। तो इसमें कौन आउटपुट डिवाइस नहीं है, तो ये है टच स्क्रीन। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। दो तरह से डिवाइस होता है, एक होता है इनपुट डिवाइस, एक होता है आउटपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस में क्या आता है, तो कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, जॉयस्टिक। और आउटपुट डिवाइस में आता है मॉनिटर, प्रिंटर, प्लॉटर, उसके बाद प्रोजेक्टर, साउंड कार्ड। ये सब जो है ये आउटपुट डिवाइस में आता है। तो दोनों में आप याद रखेंगे डिफरेंस को। 9 रेडियो एक्टिविटी का आविष्कारक किया था। तो रेडियो एक्टिविटी के आविष्कारक कौन थे, तो ये थे बैकुरेल। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। इन बैकुरेल के द्वारा 1896 में रेडियो एक्टिविटी की खोज की गई थी। तो ध्यान में रखेंगे। 10 परमाणु में कक्षों को भरने का क्रम नियंत्रित होता है। तो परमाणु में कक्षों को भरने का जो क्रम है ये अफबाउ सिद्धांत के द्वारा नियंत्रित होता है। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। अफबाउ सिद्धांत के अनुसार इलेक्ट्रॉन सर्वप्रथम निम्न ऊर्जा स्तर में जाता है तथा इस स्तर के पूर्णतया भर जाने के बाद उच्च ऊर्जा वाले स्तर में जाता है, और यह जो क्रम है यह मतलब लगातार जो है चलते रहता है। तो इसको ध्यान में रखेंगे। यह नियम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने की एक सरल विधि प्रदान भी करता है। तो परमाणु का जो नियम है ये अफबाउ के सिद्धांत पे काम करता है। और अफबाउ का क्या सिद्धांत है कि पहले जो इलेक्ट्रॉन है वो लोअर एनर्जी वाले ऑर्बिट में जाएगा, उसके बाद हायर में जाएगा, फिर ऐसे ही ये जो क्रम है ये चलता रहेगा। 11 निम्नलिखित में कौन एक मूल तत्व है। तो इसमें मूल तत्व कौन सा है, एक है तो ये हीरा। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। हीरा जो है ये कार्बन का एक शुद्ध रूप है और यह जो है एक मूल तत्व है। तो इसको ध्यान में रखेंगे। 12 सोप स्टोन यानी कि टाल्क मुख्यतः है। तो सोप स्टोन जो है ये क्या है, तो ये है मैग्नीशियम सिलिकेट। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। ये क्या होता है टाल्क, तो यह अति मुलायम खनिज होता है। सोप स्टोन जो होता है ये बहुत ही मुलायम खनिज होता है और ये मैग्नीशियम सिलिकेट का है। 13 निम्नलिखित में कौन सा जोड़ा तांबे के मिश्र धातुओं का नहीं है। तो इसमें कौन सा जोड़ा तांबे के मिश्र धातु का नहीं है, तो ये है रोज मेटल एवं टाइप मेटल। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। पीतल और कांसा ये भी तांबे का मिश्र धातु है। जर्मन सिल्वर और रोल गोल्ड इसमें भी तांबा होता है। गन मेटल और डेल्टा मेटल में भी तांबा होता है, लेकिन रोज मेटल एवं टाइप मेटल में तांबा नहीं होता है। इसमें क्या होता है, इसमें होता है पीबी, उसके बाद होता है एसबी और एसएन, ये होता है टाइप मेटल में। और रोज मेटल में क्या होता है, तो इसमें होता है बेरिलियम, बीआई, पीबी और एसएन। तो ध्यान में रखेंगे इसमें तांबा नहीं होता। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। 14 बेकिंग सोडा है। तो बेकिंग सोडा क्या है, तो ये है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। इसको हम कैसे लिखते हैं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को, तो इसको हम लिखते हैं NaHCO3, NaHCO3। तो इसको ध्यान में रखेंगे। 15 निम्नलिखित वैज्ञानिकों में से किसने स्थिर अनुपात के नियम को प्रतिपादित किया था। तो स्थिर अनुपात के नियम को किसने प्रतिपादित किया था, तो जोसेफ प्राउस्ट। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर।
स्थिर अनुपात के नियम का प्रतिपादन 1787 ईस्वी में जोसेफ प्राउस्ट ने किया था। इस नियम के अनुसार क्या होता है कि किसी रासायनिक यौगिक में अवयवी तत्वों सदैव एक निश्चित द्रव्यमान के अनुपात में विद्यमान होती है। तो इसको आप ध्यान में रखेंगे, जैसे कि H2O ये क्या है, जल है, इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो है वो हमेशा 1:8 के अनुपात में मौजूद होता है। तो इसको ध्यान में रखेंगे। 16 मॉर्फिन किससे प्राप्त होता है? तो मॉर्फिन जो है ये फल से प्राप्त होता है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, सॉरी ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। डी में तो फूल है, मॉर्फिन जो है ये फल से प्राप्त होता है। तो इसको ध्यान में रखेंगे। मॉर्फिन जो है अभी के समय में लोग नशा में भी इस्तेमाल करते हैं, और मॉर्फिन का व्यापक रूप से जो इस्तेमाल है वो दवाओं में यानी कि मेडिसिन्स में किया जाता है। तो इसको ध्यान में रखेंगे। 17 हमारे तंत्र में अधिकतम एटीपी अणुओं को उत्पन्न करने वाला पद है। तो अधिकतम एटीपी अणुओं को उत्पन्न करने वाला जो पद है वो क्या है? तो इसे हम क्रेब्स चक्र कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। 36 एटीपी मिलके क्या होता है कि हमें एक ग्लूकोज प्राप्त होता है, और ये जो 36 एटीपी है ये कैसे बनता है? तो ये क्रेब्स साइकिल से बनता है। तो इसको ध्यान में रखेंगे। 18 पादप कोशिका का जंतु कोशिका से भिन्नता का कारण होता है। तो पादप कोशिका और जंतु कोशिका में क्या भिन्नता होता है? तो ये कोशिका भित्ति की उपलब्धि। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। पादप कोशिका में कोशिका भित्ति मौजूद होती है, लेकिन जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति मौजूद नहीं होती है। तो इसको ध्यान में रखेंगे। और पादप कोशिका की कोशिका भित्ति जो है ये सेल्यूलोज की बनी हुई होती है। 19 चींटियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो चींटियों के अध्ययन को मर्मिकोलॉजी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। तो इसको ध्यान में रखेंगे। हर्पेटोलॉजी किसको कहते हैं? तो उभयचर और सरीसृप के अध्ययन को हर्पेटोलॉजी कहा जाता है। निमेटोलॉजी किसको कहते हैं? तो ये गोलकृमि का अध्ययन कहते हैं। और निडोलॉजी, तो निडोलॉजी पक्षियों के घोंसलों का अध्ययन, निडोलॉजी। तो इन सभी को याद रखेंगे। 20 कौन सा अंग वसा को तोड़कर कोलेस्ट्रॉल बनाता है? तो वसा को तोड़कर कोलेस्ट्रॉल कौन बनाता है? तो ये यकृत। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। इसको ध्यान में रखेंगे। 21 हथेली में पाई जाने वाली हड्डी है। तो हथेली में कौन सी हड्डी पाई जाती है? तो ये है मेटाकार्पल। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ये जो हड्डी है ये हथेली में पाई जाती है, और कार्पल जो है ये कलाई पे पाई जाती है। हमारे हाथ में जो हड्डी होती है उसको आप कैसे याद रख सकते हैं? तो उसको ऐसे याद रख सकते हैं, जो सोल्जर से जुड़ी हुई है वो ह्यूमरस है, उसके बाद होता है रेडियस, उसके बाद होता है अल्ना, उसके बाद होता है कार्पल, उसके बाद होता है मेटाकार्पल, और उसके बाद होता है फ्लेंजीज। तो इसको फ्लेंजीज हम अपनी उंगलियों को कहते हैं। तो हड्डियों से क्वेश्चंस आते हैं, इसलिए आप लोग को हड्डी के बारे में भी पता होना चाहिए। और हड्डी जो है ये किसकी बनी होती है? कैल्शियम फॉस्फेट की बनी होती है, ये भी ध्यान में रखेंगे। 22 कौन सा विटामिन ई से संबंधित रासायनिक पदार्थ है? तो कौन सा विटामिन ई से संबंधित रासायनिक पदार्थ है? तो ये है टोकोफेरॉल। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। विटामिन डी को क्या कहते हैं? विटामिन डी का जो साइंटिफिक नेम है वो है कैल्सीफेरॉल, और विटामिन ई का जो है ये है टोकोफेरॉल। इसको ध्यान में रखेंगे। 23 विडाल परीक्षण यानी कि विडाल टेस्ट किसके लिए किया जाता है? तो विडाल टेस्ट जो है ये टाइफाइड की जांच के लिए किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। इसको ध्यान में रखेंगे। 24 सूखा सहिष्णुता से संबंधित हार्मोन है। तो सूखा सहिष्णुता से संबंधित कौन सा हार्मोन है? तो ये है आपका एब्सिसिक अम्ल। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। सूखे के प्रति सहनशील पौधे सूखे की परिस्थितियों में एब्सिसिक अम्ल नामक पादप हार्मोन का संश्लेषण करते हैं, जिससे उन्हें जल को संरक्षित करने में मदद मिलती है। तो इसको ध्यान में रखेंगे। 25 साल का टीका निम्नलिखित में से किस व्याधि से संबंधित है? तो साल का टीका जो है ये किससे संबंधित है? तो इसका संबंध है पोलियो से। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। और पोलियो क्या है? तो यह जो है एक विषाणु जनित रोग है। तो इसको ध्यान में रखेंगे। 26 संविधान के अनुसार नई अखिल भारतीय सेवा की शुरुआत की जा सकती है। तो संविधान के अनुसार नई अखिल भारतीय सेवा की शुरुआत जो है ये किसके द्वारा की जा सकती है?
तो राज्यसभा के द्वारा की जा सकती है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अनुच्छेद 312 जो है ये संसद को यह अधिकार देता है, यानी कि वो राज्य संसद के राज्यसभा के अंगों को वो अधिकार देता है कि वो नई अखिल भारतीय सेवा का सृजन कर सकती है। और ये जो है ये कम से कम 2/3 सदस्य सहमत हो तो राष्ट्र हित में नई अखिल भारतीय सेवा का सृजन किया जा सकता है। तो इन बातों को याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है। 27, किस वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि मूल अधिकार एवं नीति निर्देशक तत्व एक दूसरे के पूरक हैं? तो ये किस वाद में किया गया था? मिनर्वा मिल्स वाद में किया गया था कि मूल अधिकार और नीति निर्देशक तत्व एक दूसरे के पूरक हैं। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। मिनर्वा मिल्स विवाद ये कब का है? तो ये 1980 का है, इसको ध्यान में रखेंगे। 28, राष्ट्रपति आपात की उद्घोषणा के समय संसद निम्न में से किस अनुच्छेद के तहत राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है? तो राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपात के समय जो संसद है ये किस आर्टिकल का उपयोग करके राज्य सूची में कानून बना सकती है? तो आर्टिकल 250 का उपयोग करके। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। 250 के अंतर्गत यह उपबंध है कि आपात उद्घोषणा के समय संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है, तो इसको ध्यान में रखेंगे। 29, निम्नलिखित में कौन भारतीय संविधान के समवर्ती सूची में नहीं है? तो भारतीय संविधान की समवर्ती सूची में कौन नहीं है? तो ये हो जाएगा सामाजिक व्यवस्था। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। सार्वजनिक व्यवस्था ये किस में है? तो ये राज्य सूची के अंतर्गत विषय है, इसको ध्यान में रखेंगे। वर्तमान में समवर्ती सूची में कितने विषय हैं? तो 52 विषय है। और ये समवर्ती सूची का प्रावधान जो है हमने कहाँ से लिया है? तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया है। बाकी राज्य सूची और संघ सूची का प्रावधान हमने कहाँ से लिया? तो कनाडा से लिया है, तो इसको ध्यान में रखेंगे। समवर्ती सूची में क्या सब शामिल है? जैसे कि शिक्षा हो गया, वन हो गया, नापतौल हो गया, वन्य जीव हो गया, पक्षियों का संरक्षण हो गया, न्याय तथा प्रशासन हो गया, ये सब जो है ये समवर्ती सूची में शामिल है, तो इसको ध्यान में रखेंगे। 30, निम्न में कौन राष्ट्रपति के प्रसाद प्रयत्न पद धारण नहीं करता है? तो राष्ट्रपति के प्रसाद प्रयत्न पद कौन धारण नहीं करता है? तो यह है लोकसभा के अध्यक्ष। ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर। इनका चयन जो है वो लोकसभा सदस्यों के द्वारा किया जाता है और इनको पद से हटाने की व्यवस्था भी लोकसभा में बहुमत से ही किया जाता है, तो इसको ध्यान में रखेंगे। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। 31, निम्नलिखित में किसकी सिफारिश पर केंद्र द्वारा राज्यों को वैधानिक अनुदान दिए जाते हैं? तो राज्यों को वैधानिक अनुदान जो है ये वित्त आयोग की सिफारिश पर दिए जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। और वित्त आयोग की चर्चा आर्टिकल 280 के अंदर दी हुई है, इसको ध्यान में रखेंगे। इसमें क्या होता है? वित्त आयोग में एक अध्यक्ष और 4 अन्य सदस्य होते हैं। इनकी नियुक्ति जो है वो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, तो इसको ध्यान में रखेंगे। और ये जो है ये हर 5 वर्ष के लिए किया जाता है वित्त आयोग का गठन। 32, निम्न में कौन भारत में सरकार के संसदीय स्वरूप की विशेषता को व्यक्त करता है? तो भारत में सरकार के संसदीय स्वरूप की विशेषता को कौन व्यक्त करता है? तो ये हो जाएगा कार्यपालिका का विधायिका के प्रति उत्तरदायित्व होना। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। भारत में कार्यपालिका संसद के निचले सदन यानी लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। यह भारत के संविधान के संसदीय स्वरूप को व्यक्त करता है, तो इसको ध्यान में रखेंगे। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। 33, भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य की विधानसभा की सीटों की संख्या सर्वाधिक है? तो इन दिए गए ऑप्शंस में किस राज्य में विधानसभा में सर्वाधिक सीट है? तो ये हो जाएगा आपका पश्चिम बंगाल। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। पश्चिम बंगाल में 294 विधानसभा की सीट है, बिहार में 243 है, तमिलनाडु में 234 है और मध्य प्रदेश में 230 है। तो इस प्रकार हमारा जो पश्चिम बंगाल है ये राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे विधानसभा की सीटों की संख्या जो है वो सर्वाधिक है ऑप्शंस के अनुसार। वैसे अगर देखा जाए तो सर्वाधिक सीट जो है वो किस राज्य में है? तो वो है उत्तर प्रदेश में। विधानसभा की सर्वाधिक सीटें जो है ये उत्तर प्रदेश राज्य में ओवरऑल अगर देखा जाए तो, लेकिन यहाँ पे हमें ऑप्शन के अनुसार देखना है, तो ये पश्चिम बंगाल जो है राइट आंसर है। 34, निम्न युग्मों में कौन सही सुमेलित है? तो दिए गए ऑप्शंस में इसमें कौन सा सही सुमेलित है? इस तरफ क्या है? ऑथर है और इस तरफ इनकी द्वारा लिखी हुई पुस्तक है। तो इसमें सही सुमेलित है ऑप्शन नंबर बी, एनी बेसेंट के द्वारा ही लिखा गया है न्यू इंडिया। कॉमनवेल्थ पुस्तक जो है ये भी एनी बेसेंट की ही पुस्तक है। और हिंद स्वराज पुस्तक को किसने लिखा है? तो ये महात्मा गांधी ने लिखा है।
और इंडिया विंस फ्रीडम इस पुस्तक को किसने लिखा है? तो अबुल कलाम आज़ाद ने लिखा है। बाल गंगाधर तिलक की कौन सी पुस्तक है? तो केसरी जो पुस्तक है, और मराठा वो बाल गंगाधर तिलक की पुस्तक है, इसको ध्यान में रखेंगे। एनी बेसेंट कौन थी? तो एनी बेसेंट वही महिला है, ये कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष भी चुनी गई थी, और ये वही है जो 1917 में होम रूल सोसाइटी की स्थापना करती है भारत के अंदर। 1917 में मद्रास के क्षेत्र में एनी बेसेंट होम रूल लीग का शुरुआत करती है, और बम्बई के क्षेत्र में बाल गंगाधर तिलक इसकी शुरुआत करते हैं, तो इसको ध्यान में रखेंगे। 35 आधुनिक बिहार का निर्माता किसे माना जाता है? तो आधुनिक बिहार का निर्माता जो है वो माना जाता है सच्चिदानंद सिन्हा को। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा का पहला अस्थायी अध्यक्ष भी बनाया गया था, इसको भी ध्यान में रखेंगे। 36 गांधी इरविन समझौता हुआ मुख्य रूप से। तो गांधी इरविन समझौता जो है ये मुख्य रूप से हुआ था किस लिए? तो ये गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस की भागीदारी सहज करने के लिए हुआ था। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। जब गोलमेज सम्मेलन चल रहा था उस समय जो वहाँ का प्रधानमंत्री था ब्रिटेन का, वो था रैमजे मैकडोनाल्ड। वो बहुत परेशान था, कांग्रेस का भागीदारी नहीं हो रहा था गोलमेज सम्मेलन में। पहले गोलमेज सम्मेलन में भागीदारी नहीं हुआ, उसी के बाद वो यहाँ के जो वायसराय है इरविन, उसको निर्देश देता है कि कैसे भी गांधी जी को मना के द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेवाना है कांग्रेस का। तो उसके बाद 5 मार्च 1931 को गांधी जी और इरविन के बीच में समझौता होता है, और गांधी जी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए ब्रिटेन जाते हैं। तो अगर आपसे ये पूछ ले कि कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किस गोलमेज सम्मेलन में हुआ है, तो बस दूसरे गोलमेज सम्मेलन में हुआ है। तीसरे गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी नहीं जाते हैं, बस दूसरे गोलमेज सम्मेलन में ही जाते हैं, तो इसको ध्यान में रखेंगे। 37 पत्रकार के कर्तव्य का निर्वहन करते हुए जेल जाने वाला प्रथम भारतीय कौन था? तो प्रथम भारतीय जो थे वो पत्रकार का निर्वहन करते हुए जेल गए थे, वे सुरेंद्रनाथ बनर्जी थे। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, इसको ध्यान में रखेंगे। 38 मुंगेर के बहरिया ताल विरोध का उद्देश्य क्या था? तो बरहिया ताल विरोध का उद्देश्य जो था ये क्या था? तो बकास्त भूमि की वास्तविक मांग। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। और इसकी शुरुआत जो है ये इस आंदोलन की शुरुआत जो है ये 1936 में मुंगेर जिला में कयानंद शर्मा के द्वारा किया गया था, इसको भी ध्यान में रखेंगे। और बकास्त भूमि क्या होता है? तो बकास्त भूमि उसे कहते हैं जो मंदी के कारण, लगान न दे पाने के कारण किसानों द्वारा अपनी भूमि जमींदारों को दी गई थी। तो ये जो है बकास्त भूमि की वास्तविक मांग ही बरहिया ताल विरोध का उद्देश्य था, क्योंकि जमींदार जो है वो दोबारा जमीन वापस नहीं कर रहे थे। 39 निम्नलिखित में किस शासक के सिक्कों पर नाव का चिन्ह अंकित मिलता है? तो नाव का चिन्ह जो है ये किस पे अंकित मिलता है, किस शासन के सिक्के पे? तो ये यज्ञश्री शतकर्णी के सिक्के पे है नाव का चिन्ह। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, तो इसको ध्यान में रखेंगे। इससे क्या स्पष्ट होता है कि यह जल यात्रा का प्रेमी था। यज्ञश्री शतकर्णी जो है ये जल यात्रा का प्रेमी था, और इस सिक्के पर जहाज, मछली, शंख ये सब भी चित्र मिला है। 40 कौन सा सुल्तान नया धर्म चलाना चाहता था किंतु उलेमा लोगों ने विरोध किया? तो कौन सा सुल्तान था ये? अलाउद्दीन खिलजी था। ये जो था एक नए धर्म की स्थापना करना चाहता था, लेकिन उलेमा के द्वारा, यानी कि जो सीनियर मोस्ट होते हैं मुसलमान में उन्हें उलेमा कहा जाता है, उनके द्वारा मतलब अलाउद्दीन खिलजी को समझाया गया, तब जाके ये नया धर्म जो स्थापित करना चाहता था उसको ये रोक दिया। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा ही बाजार नियंत्रण प्रणाली, घोड़ा दागने की व्यवस्था, सैनिकों के लिए ड्रेस कोड, कैंटीन व्यवस्था, ये सब जो है नगद वेतन, ये सब जो अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा ही शुरुआत किया गया था, इसको भी ध्यान में रखेंगे। 41 निम्नलिखित शासकों में से किस एक ने 4 अश्वमेध यज्ञ का संपादन किया था? तो 4 अश्वमेध यज्ञ जो है ये किसके द्वारा करवाया गया था? प्रवर सेन प्रथम के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। वकाटाक शासक प्रसव सेन प्रथम ने अपने समय में 4 अश्वमेध यज्ञों का संपादन किया था, इसको ध्यान में रखेंगे। 42 चोल राजाओं में किस एक ने सीलोन पर विजय प्राप्त की थी? तो सीलोन किसको कहते हैं? तो ये पहले श्रीलंका का नाम था सीलोन, और राजेंद्र प्रथम ने क्या किया था कि श्रीलंका पर विजय प्राप्त किया था, तो इसको ध्यान में रखेंगे। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। और राजेंद्र प्रथम के समय में ही चोलों का सर्वाधिक विकास भी हुआ था, यानी सर्वाधिक विस्तार भी हुआ था चोलों का।
43 सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। तो सूची 1 को सूची 2 से हम सुमेलित करते हैं। ऋग्वेद, ऋग्वेद में क्या है? तो इसमें श्रोत एवं प्रार्थनाएं हैं। यजुर्वेद, यजुर्वेद में क्या है? श्रोत एवं कर्मकांड। सामवेद, सामवेद में क्या है? तो संगीत श्रोत। और अथर्ववेद में क्या है? तंत्र मंत्र एवं वशीकरण। इस प्रकार हमारा कौन सा कूट सही है? ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। 44 अशोक को सर्वप्रथम कहाँ का शासक नियुक्त किया गया था? तो अशोक को सर्वप्रथम जो है ये कहाँ का शासक नियुक्त किया गया था? तो उज्जैन का। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अशोक सर्वप्रथम जो है ये उज्जैन का शासक था। और अशोक का जो नाम अशोक है ये सर्वप्रथम किस अभिलेख में प्राप्त हुआ है? तो मास्की और गुर्जरा अभिलेख में अशोक का जो मतलब स्पष्ट नाम है वो अशोक लिखा हुआ है। तो इसको भी ध्यान में रखेंगे। 45 निम्नलिखित में से किसने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को लागू किया? तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को लागू किया था लॉर्ड लिटन। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। इसको 1878 में लॉर्ड लिटन के द्वारा लागू किया गया था। तो इसको ध्यान में रखेंगे। यह एक्ट जो है सोम प्रकाश नामक समाचार पत्र जिसके संपादक ईश्वर चंद्र विद्यासागर थे को लक्ष्य में रखकर लाया गया था। उनके द्वारा जो है ब्रिटेन के लिए भड़काऊ भाषण निकाला जाता था ईश्वर चंद्र विद्यासागर के सोम प्रकाश के द्वारा। तो उसी को प्रतिबंधित करने के लिए वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो है 1878 में लाया गया था। तो इसको ध्यान में रखेंगे। और इसको 1882 में लॉर्ड रिपन के द्वारा समाप्त कर दिया जाता है। 46 पर्यावरण अनुकूलन उपभोक्ता उत्पादों को चिन्हित करने के लिए सरकार द्वारा क्या आरंभ किया गया? तो पर्यावरण अनुकूलन उपभोक्ता उत्पादों को चिन्हित करने के लिए सरकार के द्वारा चालू किया गया है इको मार्क। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। तो इसको ध्यान में रखेंगे। 47 विश्व का विशालतम पारिस्थितिकी तंत्र निम्नलिखित में से क्या है? तो विशालतम पारिस्थितिकी तंत्र जो है ये क्या है विश्व का? तो ये समुद्र। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। पृथ्वी जो है ये लगभग 71% जो पृथ्वी का भाग है ये जो है ये जल से ही घिरा हुआ है। तो इसको भी ध्यान में रखेंगे। 48 एक साधारण समुद्री आहार श्रृंखला का सही क्रम क्या है? तो इसका सही क्रम जो है ये है डाइट, क्रस्टेशियाई और हेरिंग। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। यह जो है एक साधारण समुद्री आहार श्रृंखला का सही क्रम है। तो इसको ध्यान में रखेंगे। डाइटम किसको बोलते हैं? स्वपोषी को बोलते हैं। क्रस्टेशियाई किसको बोलते हैं? तो शाकाहारी उपभोक्ता को बोलते हैं। और हेरिंग जो है ये मांसाहारी उपभोक्ता को बोला जाता है। तो इसको ध्यान में रखेंगे। 49 प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब हुई थी? तो प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत जो है ये 1973 में हुई थी। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। 50 बीज बचाओ आंदोलन का संबंध किस राज्य से है? तो बीज बचाओ आंदोलन का संबंध जो है ये है उत्तराखंड से। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। बीज बचाओ आंदोलन टिहरी उत्तराखंड के किसानों के द्वारा शुरू किया हुआ आंदोलन था। यहाँ के किसानों ने देखा कि रासायनिक उर्वरकों के बिना भी विविध फसलों के उत्पादन द्वारा आर्थिक रूप से व्यवहारिक कृषि करना संभव है। तो उन्हीं के द्वारा ये आंदोलन शुरू किया गया था, बीज बचाओ आंदोलन। 51 भारत का सबसे बड़ा बाघ अभ्यारण्य निम्न में से कौन सा है? तो सबसे बड़ा बाघ अभ्यारण्य जो है ये नागार्जुन सागर वन्यजीव अभ्यारण्य है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ये कहाँ पे है? तो ये आंध्र प्रदेश में स्थित है, नागार्जुन सागर वन्यजीव अभ्यारण्य। 52 अंग्रेजी साहित्य के लिए पहली बार ज्ञानपीठ पुरस्कार कब दिया गया था? तो अंग्रेजी साहित्य के लिए पहली बार ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है ये दिया गया था वर्ष 2018 में। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है ये किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। इसको आप ध्यान में रखेंगे। 53 बर्फानी तूफान किस प्रकार की आपदा है? तो बर्फानी तूफान जो है ये वायुमंडलीय आपदा है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। प्राकृतिक आपदाओं को हम 4 भाग में वर्गीकृत करते हैं। एक है वायुमंडलीय, उसके बाद है भौमिक, उसके बाद है जलीय, उसके बाद है जैविक। वायुमंडलीय में क्या सब आता है? तो बर्फानी तूफान, टॉर्नेडो, चक्रवात, सूखा, पाला, ये सब जो है ये सब वायुमंडलीय में आता है। तो ध्यान में रखेंगे बर्फानी तूफान ये वायुमंडलीय आपदा है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। 54 भारतीय प्रमाणिक समय निर्धारित किया जाता है। तो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जो है ये कितना डिग्री देशांतर को प्रमाणित किया जाता है? तो 82.5 डिग्री ईस्ट देशांतर।
ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। और ये कहाँ से गुजरती है? तो ये इलाहाबाद के नैनी से गुजरती है और यूपी समेत कुल 5 राज्यों से गुजरती है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। तो इसको ध्यान में रखेंगे, ये भारत के 5 राज्यों से गुजरती है। कर्क रेखा जैसे भारत के 8 राज्यों से गुजरती है, वैसे ही इंडियन स्टैंडर्ड टाइम भारत के 5 राज्यों से गुजरती है। 55 वेगनर के महाद्वीप विस्थापन का सिद्धांत संबंधित है। तो वेगनर के महाद्वीप विस्थापन का सिद्धांत जो है ये किससे संबंधित है? महाद्वीप एवं महासागरों की उत्पत्ति से। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। इन्होंने महाद्वीप विस्थापन का सिद्धांत जो है ये 1912 में दिया था। इन्होंने क्या कहा था कि इस बड़े महाद्वीप को पेंजिया जो है, मतलब सबसे बड़ा जो महाद्वीप था वो पेंजिया था। उसके बाद उसमें जो सबसे विशाल सागर था वो पेंथालेसा सागर था। उसके बाद पेंजिया 2 भागों में टूट जाता है। उसके बाद इसमें क्या होता है, तेथिस सागर का पानी घुस जाता है और ये 2 भागों में टूट जाता है, अंगारा लैंड, गोंडवाना लैंड, ऐसे करके। तो इसको ध्यान में रखेंगे। 56 आटाकामा का मरुस्थल स्थित है। तो आटाकामा मरुस्थल जो है ये दक्षिणी अमेरिका में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। और आटाकामा मरुस्थल जो है यह दुनिया का सबसे शुष्क मरुस्थल है, इसको भी ध्यान में रखेंगे। 57 निम्नलिखित में कौन सा युग्म सही नहीं है? तो इसमें कौन सा युग्म सही नहीं है? तो ये लानोज जो है ये चिली में नहीं पाया जाता है। लानोज जो है ये वेनेजुएला के घास के मैदान को कहते हैं, तो इसको ध्यान में रखेंगे। पंपाज अर्जेंटीना घास के मैदान, वेल्स ये दक्षिण अफ्रीका में पाया जाता है, डाउन्स ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, तो इन सबको याद रखेंगे। सवाना अफ्रीका में पाया जाता है, लानोज ये वेनेजुएला में पाया जाता है। 58 आश्चुताशम एवं निश्चुताशम निक्षेपणात्मक स्थलाकृति है। तो ये जो है ये किसकी स्थलाकृति है? भूमिगत जल की। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। 59 निम्नलिखित शहरों में कौन भारत का पीटर्सबर्ग कहलाता है? तो भारत का पीटर्सबर्ग जो है हम कैसे कहते हैं? तो जमशेदपुर को। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। यह भारत का पहला इस्पात शहर भी है जमशेदपुर। 1907 में जमशेदजी टाटा के द्वारा यहाँ पर टाटा स्टील प्लांट की शुरुआत की गई थी, तो इसको ध्यान में रखेंगे। जमशेदपुर को खनिज संपदा में समृद्ध होने का कारण भारत के स्टील शहर या पीटर्सबर्ग के रूप में इसे जाना जाता है, तो इसको ध्यान में रखेंगे। 60 बैलाडीला कहाँ पे है? बैलाडीला छत्तीसगढ़ में है। किस खनिज के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो बैलाडीला जो है ये लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, इसको ध्यान में रखेंगे। कहाँ पे? ये छत्तीसगढ़ में। 61 निम्नलिखित में किसका संबंध कथकली नृत्य से नहीं है? तो कथकली नृत्य से किसका संबंध नहीं है? तो ये है मायाधर रावत। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। इनका संबंध जो है वो ओडिसी नृत्य से है। बाकी कृष्ण नायर, वी नारायण मेनन और राधा मोहन, इन तीनों का संबंध जो है वो कथकली से है। और कथकली कहाँ की शास्त्रीय नृत्य है? तो ये केरला का है। केरला का एक और शास्त्रीय नृत्य है, क्या है? मोहिनी अट्टम, इसको ध्यान में रखेंगे। 62 विश्व स्तनपान दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो स्तनपान दिवस जो है ये प्रतिवर्ष 1 अगस्त को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। और 2023 में इसकी क्या थीम थी? तो लेट्स मेक ब्रेस्ट फीडिंग एंड वर्क, इसको ध्यान में रखेंगे। लेट्स मेक ब्रेस्ट फीडिंग एंड वर्क, ये जो है ये स्तनपान दिवस की थीम थी 2023 के लिए। 63 रमन अनुसंधान केंद्र का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो रमन अनुसंधान केंद्र का मुख्यालय जो है ये बेंगलोर में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। कुछ और संस्थान है जिसके हेडक्वार्टर को आपको याद रखना होगा, जैसे भारतीय विज्ञान संस्थान, इसका भी हेडक्वार्टर बेंगलोर में है। राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान, इसका हेडक्वार्टर लखनऊ में है। राष्ट्रीय प्रतिरक्षा विज्ञान संस्थान, इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। और राष्ट्रीय कोशिका विज्ञान केंद्र, इसका हेडक्वार्टर पुणे में है। तो इन सभी हेडक्वार्टर्स को आप याद रखेंगे। 64 तेंजिंग नागरे साहसिक पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? तो तेंजिंग नागरे साहसिक पुरस्कार की शुरुआत 1993 में की गई थी। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ये साहस के क्षेत्र में कार्य करने वालों को दी जाती है, तो इसको ध्यान में रखेंगे। 65
शांति काल का सबसे बड़ा वीरता पुरस्कार कौन सा है? तो शांति काल का सबसे बड़ा वीरता पुरस्कार जो है यह अशोक चक्र है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। युद्ध काल का सबसे बड़ा वीरता पुरस्कार कौन सा है? तो वो है परमवीर चक्र। और शांति काल में सबसे बड़ा वीरता चक्र अशोक चक्र। तो इन दोनों को याद रखेंगे। 66 पटना विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो पटना विश्वविद्यालय की स्थापना जो है ये वर्ष 1917 में की गई थी। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। 67 ऑपरेशन कावेरी का संबंध है। तो ऑपरेशन कावेरी का संबंध जो है ये किससे है? भारत और सूडान से है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। सूडान में क्या हुआ था? आंतरिक युद्ध हो गया था। उसके बाद भारतीयों की वापसी के लिए भारत सरकार के द्वारा ऑपरेशन कावेरी चलाया गया था। 68 किस राज्य द्वारा लाडली बहना योजना की शुरुआत की गई? तो लाडली बहना योजना जो है ये मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा शुरू किया गया था। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। इसमें क्या था कि गरीब बहनों को प्रति माह 1000 रुपये दिए जाने का प्रस्ताव पारित किया गया था लाडली बहना योजना में। 69 किसके द्वारा प्रोजेक्ट हिमांक शुरू की गई? तो प्रोजेक्ट हिमांक जो है ये बीआरओ के द्वारा शुरू किया गया था। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। बीआरओ का फुल फॉर्म क्या है? बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशंस। जो भी बॉर्डर के आसपास की सड़कें होती हैं, सुरंग होती है, ये सब बीआरओ ही बनाती है। 70 हाल ही में किस देश में 3 लोगों के डीएनए वाला बच्चा जन्म हुआ है? तो 3 लोगों के डीएनए वाला बच्चा जो है ये ब्रिटेन में जन्म लिया है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। 71 वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2023 में दूसरे स्थान पर कौन सा देश है? पहले स्थान पे तो कौन सा देश होता है ये सबको पता होता है, इसलिए क्या क्वेश्चन में पूछ दिया गया है कि दूसरे स्थान पे कौन सा देश है? तो दूसरे स्थान पे है ये डेनमार्क। पहले स्थान पर है फिनलैंड। और नाटो में जुड़ने वाला 31वां देश भी है फिनलैंड, ये भी ध्यान में रखेंगे। दूसरे स्थान पर है डेनमार्क। भारत का इसमें 126वां स्थान है वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2023 के अंदर। 72 हाल ही में किसे सीबीआई का निर्देशक नियुक्त किया गया है? तो सीबीआई का निर्देशक जो है ये प्रवीण सूद को नियुक्त किया गया है। प्रवीण सूद। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। और सीबीआई की स्थापना कब की गई थी? 1963 में। चाइना युद्ध के बाद सीबीआई की स्थापना की गई थी और इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। 73 किस देश ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को द ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द चेन ऑफ येलो स्टार सम्मान से सम्मानित किया गया? तो ये किस देश का सर्वोच्च सम्मान है? तो ये जो है सूरीनाम का सर्वोच्च सम्मान है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। 74 कलर्स ऑफ डिवोशन पुस्तक के लेखक हैं। तो कलर्स ऑफ डिवोशन पुस्तक के लेखक हैं अनीता भारत शाह। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, इसको ध्यान में रखेंगे। 75 मेडिसिन क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? तो 2023 का जो नोबेल पुरस्कार है मेडिसिन के क्षेत्र में ये मिला है डू विशीमैन और कैटालिन कारी को। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ए और बी दोनों को मिला है। इनको किस लिए मिला है? तो mRNA टीके विकसित करने के लिए मिला है। कोविड-19 में इनके द्वारा mRNA का टीका विकसित किया गया था, इसलिए इन दोनों को मेडिसिन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला है। तो आज ही हमारा सेट नंबर 2 यहाँ पे समाप्त होता है। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि आपके कितने क्वेश्चंस करेक्ट हो रहे हैं, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा कि आप लोग अपने जो आपके स्कोर हैं वो कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो चलिए कल मिलेंगे नए प्रैक्टिस सेट में, सेट नंबर 3 में। अभी तक आप लोग अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, हमारे साथ जुड़ जाइए। आगे जो भी वीडियो अपलोड होगी उसकी नोटिफिकेशंस आपको मिल जाएगी। तो चलिए कल मिलेंगे नए प्रैक्टिस सेट में, सेट नंबर 3 में। आप लोग वीडियो को पूरे अच्छे से देखा करिए, हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं, तो सारे वीडियो को अच्छे से सुनना है, सारे क्वेश्चन को ध्यान देके देखना है, जिससे क्या है कि आपको क्वेश्चन याद हो सकेगा। तो कल मिलेंगे नए प्रैक्टिस सेट में, सेट नंबर 3 में। तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।